नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज जब हम महज कुछ घंटों दूर हैं, जब वो पिटारा खुलेगा जहां से जिन्न निकलना है, सियासत का जिन्न जो सौंपेगा उस कुर्सी को जो पार्टी जीत कर आएगी, तो क्या उस जिन्न के निकलने से पहले कुछ लोगों ने अपनी हार माननी शुरू कर दी है? क्या कुछ सियासतदानों ने हाथ खड़े कर दिए हैं? क्या कुछ लोग हैं जिन्हें आभास हो गया है कि क्या होने वाला है और क्या इसी वजह से उनके तेवर जो हैं वो बदलते से नजर आ रहे हैं? सवाल यही है और इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। कुलदीप शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, नवरत्नमल भटनागर साहब हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और प्रमोद सिंह पूरिया साहब हैं हजका से। सबसे पहला सवाल कुलदीप जी आपसे, क्यों ये तेवर बदले बदले से नज़र आ रहे हैं? चाहे हम उद्धव ठाकरे की बात कर लें, चाहे हम कैप्टन अजय यादव की बात कर लें, या कुलदीप बिश्नोई की बात कर लें। देखिए, राजनीति जो है समीकरणों का खेल है, और ये जो खेल अब इन दोनों राज्यों में चल रहा है बहुत ही ज़्यादा रोचक होता जा रहा है। 19 को जो पिटारे में से निकलेगा उसके बाद सब कुछ डिसाइड होगा, लेकिन उससे पहले जो प्रोजेक्शंस हैं वो हवा मार रहे हैं। देखिए, अजय यादव का जो कल का बयान था वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हताशा इस हद तक बढ़ गई है कि आरोप जो है वो दूसरे के सर बढ़ने का प्रयास हो रहा है। जो जिम्मेवारी सामूहिक होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कैप्टन अजय यादव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर डालना चाहते हैं। वो इस जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं, और जो कल का भाषण था वो मुझे लगता है कि एक गैर जिम्मेदार भाषण था, जबकि वो 6 बार से वहां से विधायक हैं और अब की बार भी उनके प्रयास बहुत लगाए जा रहे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई एक नेता जो 6 बार से लगातार अपने क्षेत्र से विधायक चुनकर आ रहा हो, मंत्रिमंडल उसके पास रहे हों काफी लंबे अरसे तक, उसके बाद चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही वो अगर ये कह दे कि हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। देखिए, ये कांग्रेस को आभास था। जिस तरीके के समीकरण बन रहे थे हरियाणा की राजनीति में, कांग्रेस को शुरुआत से आभास था। देखिए, जिस तरीके से नेताओं का जाना और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और जो आरोप हुड्डा सरकार पे लगे, उसका बचाव पूरे तरीके से नहीं कर पाए। झुंझलाहट जो दिखी वोटिंग के दिन, जिस तरह से उन्होंने मारपीट की, चीजें जितनी बदतर हुई, जो तस्वीरें आई, तो क्या वो झुंझलाहट एक 6 बार के विधायक का, एक मंत्री का झुंझलाहट, वो साफ तस्वीर वहीं से हो गई कि क्या स्थिति हो रही है कांग्रेस के इस बात? देखिए कुमार जी, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के लिए बहुत खतरे का संकट है जिस तरह के बयानात इन नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं। कुर्सी का मोह इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो आम जनता का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, और जिस तरह का विकास उन्हें, जबकि वो 6 बार से विधायक है, उनकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं है, और रेवाड़ी की जनता जिस समस्या से आज के समय ग्रसित है वो सब जानते हैं। तो वो अपने समस्याएं जो है उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय वो इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि वो लोगों के मन में एक सिंपैथी पैदा कर सके। जो हम ध्यान दे के, चुनाव से पहले भी उन्होंने एक ऐसा एक प्रोपेगेंडा किया था, जो उन्होंने नाटक किया था, मुझे जिताओ तो चौधर रेवाड़ी की होगी। नहीं, उससे पहले भी एक नाटक उन्होंने किया था जब उन्होंने जो है इस्तीफा देने की पेशकश की थी उसका। और कैप्टन अजय यादव, मुझे लगता है कि उन जैसे सीनियर लीडर जो है इस तरीके की हरकतें करने लगेगा तो उससे ज्यादा हास्यास्पद ये हो जाता है कि इतनी चीजें करने के बावजूद जो है पार्टी हाईकमान चुप रहता है, पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे साथ नवरत्नमल जी हैं। नवरत्नमल जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ठीक पहले रिजल्ट आने से तेवर बदलते नजर आ रहे हैं, क्या जो हम जिन एग्जिट पोल्स की बात करते हैं, जो हवाओं में चीज़ें तैरने लगी हैं, फ्लोट करने लगी हैं जो बातें, उसकी वजह से ये परिस्थितियों को भांपते हुए अपने जो है विकल्प खुले रखने की ये कोशिश है, कवायद है? ऐसा है कुमार जी कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना एक इंटरनल सर्वे करवाया था। ठीक। और उस इंटरनल सर्वे में भी कांग्रेस के 20 से 25 सीटें के करीब आ रही थी। और ये सारा जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस में हर तरह की कलह मौजूद है, एक दूसरे को दोषारोपण करना, मेरा ये काम नहीं हो, उसके बाद सोनिया दरबार में जाना, मतलब ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस इस टाइम हताश हो चुकी है। सिर्फ लोकसभा चुनाव के बाद नवरत्नमल जी, सिर्फ कांग्रेस से क्यों? उधर देखिए तो जिस तलखी के साथ पूरे चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना और उद्धव ठाकरे निशाना साधते रहे बीजेपी पर, सामना का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया निशाना साधने के लिए, मंचों से उन्होंने निशाना साधा बीजेपी में, और अब कह रहे हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी की कभी बेइज्जती नहीं की, मैं नरेंद्र मोदी की बहुत इज्जत करता हूं। तो ये क्या है? क्या उनको मालूम है कि अब स्थिति यही है कि अगर हमें सत्ता में आना है, हिस्सेदार भी बनना है अगर, तो फिर मोदी जरूरी है, तो फिर भाजपा जरूरी है?
महाराष्ट्र के अंदर भी यही सिनेरियो रहा, वहां पर भी उस समय एक दूसरे को दोषारोपण किया जा रहा था, टिकटों के बंटवारे से लेके और चुनाव तक। लेकिन अब चुनाव के बाद जो एक एग्जिट पोल्स की समीकरण आ रहे हैं और उसमें जो सरकार का खेल बनता और बिगड़ता नजर आ रहा है, उसको लेकर दोनों ही पार्टियां, शिवसेना भी, भारतीय जनता पार्टी भी, दोनों ही अपने आप को अब सॉफ्ट कर रही हैं। जो उस समय काफी हार्ड थी, एक दूसरे को मतलब देखना पसंद नहीं कर रही थी उस समय के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी। हालांकि वहां पर अस्तित्व की लड़ाई थी। शिवसेना कह रही थी कि हमारा अस्तित्व आपसे बड़ा है, और भाजपा चाहती थी कि हम अपने को एक बार टेस्ट करके देखें, अगर हम यहाँ पर क्लियर कट मेजोरिटी में आते हैं तो हमारे लिए वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो आगे की रणनीति को भी सत्ता खेल रहे हैं। में चाहते थे कि किसी के दखल कुल मिलाकर सत्ता का खेल है। हाँ, सत्ता का खेल है। प्रमोद जी हैं हमारे बड़ा साथ, बनना चाहते हैं। हज का नेता प्रमोद जी हैं हमारे साथ। प्रमोद जी, एक बात बताइए कि ये जो हो रहा है, जिस तरह से कैप्टन अजय यादव ने बयान दिया कि हमें क्लियर मैंडेट नहीं मिलने जा रहा था, इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस तो यही दावा करती रही आखिरी पल तक कि हम अकेले अपने दम पर सत्ता में आएंगे, ये बयान कितना निराशाजनक है कांग्रेस के लिए? ऐसा कांग्रेस हताश है और कांग्रेस के नेताओं में बुरी तरह से हताशा है। कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो इसलिए इनको पहले पता है कि तुम इस तरह के बयान निराशाजनक होते हैं। बिल्कुल निराशाजनक है। तो आपकी पार्टी से जो बयान आया, कुलदीप बिश्नोई जी ने ठीक मतदान के ही दिन उन्होंने कह दिया कि हमारी पार्टी को के मैनिफेस्टो को जो लागू करने में मदद करेगा हम उसके साथ शामिल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमें किसी पार्टी को हम अछूत मानते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, नीलों के साथ नहीं जाएंगे। साफ तौर से कहा जो मैनिफेस्टो में मदद करेगा, मैनिफेस्टो जारी करेगा, जो हमारे साथ देगा उसको पूरा करने में, उसके साथ जाएंगे। ये क्या हताशा वाली बात नहीं? हताशा नहीं, इसमें क्या है कि जो पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस है, दो ही पार्टियां बचती हैं, जो भी पार्टी हमारे मैनिफेस्टो को लागू करेगी। भाई साहब, जब चुनाव प्रचार चल रहे थे, आपके यही मुखिया तमाम जो रैलियां कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा इस गठबंधन का, हरियाणा जन चेतना पार्टी और आपकी पार्टी का गठबंधन है, और मैं इस गठबंधन का मुखिया बनूंगा तो मैं इस प्रदेश का सीएम बनूंगा, और तमाम दावे, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। कहां गए वो दावे? क्या आपको ये एहसास अभी ही हो गया कि हमारा अस्तित्व सत्ता के करीब भी जाने का नहीं है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बयान क्या था? नहीं, इस बयान में कुछ नहीं है। कैसे नहीं है कुलदीप जी, आप बताइए। ये कह रहे हैं इस बयान में कुछ नहीं है। ठीक मतदान के दिन महज कुछ घंटे हुए थे और उसके बाद किसी पार्टी के जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं वो अगर ये कहने लग जाएं कि भैया हम तो उस पार्टी के साथ जाएंगे जो हमारे मैनिफेस्टो में हमारा साथ देगी, इसका क्या मतलब है? कुमार जी, ये जो अभी खेल जो चल रहा है, ये इसमें कुलदीप बिश्नोई जी को देखिए, जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का मत लोग पता चल जाता है कि उनका रुझान किस तरफ है, और इस विधानसभा चुनाव में जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है, जो 19 को पता चल जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जब कुलदीप बिश्नोई ने मतदान के 1-2 घंटे बाद ही आकर ये कह दिया कि हम लोग किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, तो उन्हें इस बात का स्पष्ट रूप से पता है कि अगर वो 3-4 सीटें लाने में भी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें क्लियर मैंडेट क्लियर मैंडेट है, बाकी मोस्टली जो सर्वेज है उनके अंदर एक हंग असेंबली का एक वो दिखाई दे रहा है। तो कुलदीप बिश्नोई को ये बात जो है बहुत बेहतर तरीके से पता थी। उन्होंने ये पता था कि हम कभी भी अपने खुद के दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का जनाधार हजनका का हरियाणा के अंदर है, उससे मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा एश्योरिटी था कि हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि काडर जो है उनका उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन ये ठीक मतदान शुरू होने के 2-3 घंटे के बाद इस तरह का बयान क्या उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके उन वोटर्स के लिए जो उनको वोट देना चाहते हैं, उनके लिए निराशाजनक नहीं था? देखिए, क्या ये गलती उनसे नहीं हो गई कि उसकी वजह से उनके वोट आपको नहीं लगते थोड़े खिसक गए होंगे? देखिए, जनता को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि कहां पे क्या हो रहा है। आपने महाराष्ट्र की बात करी, देखिए हर पार्टी का एक सेफ प्ले था, और उसी तरीके से हरियाणा में भी ऐसे ही था। आप देखिए कैसे जब चुनाव की कैनवैसिंग हो रही थी तो हर एक पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही थी, और जैसे ही मतदान निकट आता गया तो लोगों को धीरे धीरे पता चलता गया कि कौन कहां पे है, और इसी निराशा के चलते जो है बिश्नोई साहब ने ये बयान दिया, और मुझे लगता है कि बहुत निराशाजनक था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का काडर है, उनकी पार्टी का काडर इतना मजबूत नहीं है, और जनता भी जो है आज के वक्त तो और ज्यादा नुकसान नहीं हो गया होगा नवरातमल जी, और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा इस बयान को जो जिन लोगों ने सुना होगा, और वो जब उसके बाद एक पॉइंट कुमार मैं कहना चाहूंगा, फिर नवरातमल जी को बताइएगा कि मुझे नहीं लगता कि उनके इस बयान के बाद बहुत ज्यादा जो है मत परिवर्तन हुआ हो।
क्योंकि इतना ज्यादा हजनका का जो एक पैमाना कहूंगा हरियाणा में उतना ज्यादा नहीं है जितना वो लोग सोच के चल रहे हैं। भटनागर साहब के पास जाएं उससे पहले प्रमोद जी के पास चलते हैं जरा। प्रमोद जी एक बात बताइए कि ये जो बयान था एक पार्टी के नेता के तौर पे, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, आपको नहीं लगता कि ये बयान देना ही था? ये सबको मालूम था कि किंग मेकर की भूमिका में आने की कोशिश करेगी हजका का अभी इतना अस्तित्व नहीं है कि वो खुद सत्ता में आ जाए, ये मानते हैं शायद आप भी, आपके नेता भी मानते हैं, लेकिन क्या ये बयान देने के लिए वो वक्त गलत नहीं था? क्या उसकी वजह से जो लोग आपको सत्ता में देखने के लिए वोट दे रहे थे, जो आपकी लीडरशिप में के अंडर आने के लिए वोट देने वाले थे, तो क्या उनको निराशा नहीं हो? वो तो पहले ही सोच रहा होगा आदमी कि यार मैं इस व्यक्ति को क्यों वोट दूं, इस पार्टी को क्यों वोट दूं, जो पहले ही कह रहा है मैं किसी दूसरी पार्टी के साथ शामिल हो जाऊंगा। जी जी, इससे निराशा होती है, इसमें कोई दुराई नहीं है, बिल्कुल निराशा होती है। लेकिन मैंने स्वयं ये बयान नहीं पढ़ा। पहली बात तो ये कि मैंने खुद बयान नहीं पढ़ा। नहीं, ये उस दिन तमाम टीवी चैनलों पर चलता रहा दिन भर। बहुत शुरुआत में उन्होंने कहा था, बहुत चुनाव जब चल रहा था 9 साढ़े 9 बजे के करीब 2 घंटे बाद उन्होंने बयान दिया। क्योंकि हम तो खुद की कैंपेनिंग में बिजी थे, तो इसलिए ये बयान हमने देखा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपने देखा नहीं, हम आपको बयान बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे मैनिफेस्टो को जो भी पार्टी लागू करने में हमारा साथ देगी हम उसके साथ चले जाएंगे। तो ये क्या सिर्फ ये किंग मेकर की भूमिका में आने की कोशिश थी, या सदमा, डर, खौफ पिछले विधानसभा चुनाव का भी था, उस वक्त जो हुआ था उसका भी डर था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ओपिनियन पोल अभी आ रहे हैं उससे ये लगता है कि क्लियर मेजोरिटी में कोई भी नहीं आ पाएगा, कोई भी पार्टी नहीं आ पाएगी। तो बार्गेन करने का मौका मिल जाएगा आप लोगों को? जी बिल्कुल, उसमें जो भी सरकार बनेगी उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी, तो इसलिए। कुलदीप आपके पास आएंगे, उसके पहले जरा भटनागर साहब से पूछ लो। भटनागर साहब, ये जो कह रहे हैं कि किसी को क्लियर मैंडेट नहीं मिलेगा, तो इससे हजका बहुत ज़्यादा खुश होगी अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में अगर उनको आना होगा तो बार्गेन करने के उनके पास गुंजाइश ज़्यादा होगी, ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी वो अपनी तरफ से डिमांड कर पाएंगे। ऐसा है कुमार जी, जैसा कि हमने देखा हर्जिका ने और जन चेतना विनोद शर्मा जी ने, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, अपना गठबंधन किया, और कुलदीप बिश्नोई जी ने जो बयान दिया वो विनोद शर्मा जी का बयान भी क्या उसको माना जाए? क्योंकि जब इनका गठबंधन है, या उन्होंने इंडिविजुअल अपने हजका के बेस पर दिया था, अगर हजका के 2-3-4 आदमी आते हैं और 2-3 विनोद शर्मा जी कहते हैं, तो क्या उस समय भी ये परिपाटी लागू रहेगी जिस तरह से इन्होंने अपना घोषणा पत्र लागू किया था? क्योंकि वो बयान सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई जी ने दिया था, और कुलदीप बिश्नोई जी ने जो उस समय बयान दिया वो सिर्फ एक ये, क्योंकि उनको क्लियर कट मैंडेट नहीं था और वो आने के कोई चांस भी नहीं थे जब वो चुनाव में लड़ रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक गैम्बलर वाला गेम प्ले करने की स्टार्टिंग करी कि इसी समय अगर कह दिया जाए कि हम, इसका मतलब तो ये बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं और इनेलो के साथ भी जा सकते हैं, वो अपना गेम उस समय ओपन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई अछूत नहीं है। हालांकि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता, लेकिन जिस तरह की राजनीति ये दोनों पार्टियां करती हैं, कुलदीप बिश्नोई जी गैर जाट की राजनीति करते हैं, बाकी सभी पार्टियां राजनीति करती हैं, उसका खमियाजा भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में भुगता था। तो मतलब इन सारी चीजों का जो मैंडेट आना था पब्लिक को भ्रम में डालने के लिए, या अपने वोटर्स को या अपने समर्थकों को, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहे थे कि जिधर की तरफ आपने जाना है, कोई ना कोई ऐसा संदेश था उनके कार्यकर्ताओं के पास जो उन्होंने बोला उसको फॉलो करने के लिए। कुलदीप एक बात बताइए कि क्या 2009 के विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह से 5 लोग छोड़कर चले गए थे हजका को, और उस वक्त भी शायद वही स्थिति थी कि कांग्रेस को भी क्लियर मैंडेट नहीं था, और कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई अंदर खाने से कई बार ये आरोप लगे हैं कांग्रेस की तरफ से, कुलदीप बिश्नोई खुद चाहते थे कि वो बार्गेन करें, लेकिन उससे पहले ही 5 लोगों को कांग्रेस ने तोड़ लिया। तो क्या वो डर, वो भय भी था, है उनके मन में इस वक्त, इसलिए वो अपने जो विधायक जो माने जा रहे हैं कि 5-6 सीट अगर उनके पास आते हैं तो उनको पहले से वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप भागिए मत, हम खुद ही डील कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या भी ये भी एक कोशिश थी? कुमार, मुझे बड़ा हास्यास्पद सा लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका। देखिए, आदमपुर, नलवा, हांसी, अंबाला और कालका, 5 इन दोनों पार्टियों के जो 5 परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। आदमपुर से स्वयं कुलदीप बिश्नोई जी हैं, नलवा से उनके ब्रदर हैं, और हांसी से उनकी वाइफ है, अंबाला से विनोद शर्मा और कालका से उनकी वाइफ। अब देखिए, जो एग्जिट पोल का प्रोजेक्शन आ रहा है उसमें अंबाला से विनोद शर्मा जी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं,
और सिमिलरली कालका से जो राजरानी शक्ति रानी शर्मा है वो भी तीसरे नंबर पे चल रही हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आदमपुर नलवा हांसी यहाँ पे ये फाइट में लग रहे हैं। तो मात्र 3 सीटों के साथ एक किंग मेकर अपने आप को कहना वो भी थोड़ा सा बेमानी बात होगी, बहुत अर्ली होगा, क्योंकि 3 सीटें मुझे जो लगता है कि वो 90 विधानसभा सीटों में उतना ज्यादा, क्योंकि देखिए पिछली बारी क्या हुआ था, पिछली बारी 40 प्राप्त करने में कांग्रेस सफल हुई थी और 40 के बाद 5 विधायक और कुछ निर्दलीयों के साथ उनकी सरकार बनी थी। लेकिन अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो मुझे लगता है कि 3 में से भी 2 ही सीटें आने की संभावना है, क्योंकि नलवा में भी बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। तो ये 2 सीटों के साथ कौन से किंग मेकर बनेंगे ये भी मेरी समझ से बाहर है। और जिस तरह के बयानात लगातार वो देते आ रहे हैं जो उन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि भ्रमाने का ज्यादा बयान है, वास्तव में धरातल पे स्थिति बिल्कुल उससे उलट होगी और वो कहीं भी किंग मेकर की भूमिका में मुझे नहीं लगता नजर आने वाले। अच्छा, तो इसका दूसरा अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो क्या ये एक पॉजिटिव भी हम माने उनके कार्यकर्ताओं के लिए जो सोच रहे हों, जो पूरी तरह से निराश हो कि एक भी सीट नहीं आएगी, उनको ये दिखाने की कोशिश नहीं भैया 5-6 जीत रहे हैं। उस टाइम पोलिंग चल रही है। देखिए क्या होता है कि ये जो दौरान इस तरह की हरकत ठीक तो नहीं वो बड़े शांत मनोबल गिराती है। मल्टी कॉर्नर जो मुकाबला था आपकी बार विधानसभा उपचुनाव में, उसमें ये इस तरह की जो पार्टी थी उनका काडर कहीं से मजबूत नहीं था और वो कहीं ना कहीं जो है एक जो बाइंग ऑप्शंस की एक अवेलेबिलिटी होती है उसके ऊपर काम कर रहे थे। अगर कहीं से हमारी जरूरत पड़े तो कहीं ना कहीं हम सत्ता में सहयोग प्राप्त करके और सत्ता हासिल करेंगे और उसका सुख भोगने का प्रयास करेंगे। प्रमोद जी, अब नहीं लगता है कि जो तस्वीर इस वक्त हरियाणा में बनती दिख रही है सियासत की, अब क्या लगता है, अफसोस होता है कि बेकार में गठबंधन तोड़ लिया भाई साहब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम सत्ता में तो रहते, एक हिस्सेदार तो रहते, सीएम भले अपना ना होता। नहीं, हमारी पार्टी के जो मुखिया सत्ता के भूखे नहीं है। सत्ता में रहना तो कांग्रेस में ही रहते। सत्ता के अगर भूखे नहीं होते भाई साहब, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो परिस्थितियां जो तस्वीरें बनी, अगर सत्ता का मोह नहीं होता, मैं भूखे नहीं कहूँगा, मैं मोह कहूँगा, सत्ता का मोह नहीं होता तो फिर आप बार्गेन कर लेते बीजेपी से। बीजेपी तो कह रही थी कि आप थोड़े कम सीटों पे आ जाइए, सीएम पद छोड़ दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। गठबंधन से तो बीजेपी ने कभी इस बात के लिए इनकार नहीं किया था और शायद बीजेपी ने सही भांपा था। एग्जिट पोल्स की अगर हम रुझानों की माने तो उन्होंने सही भांपा था कि बीजेपी के पक्ष में चीजें जाएंगी। नहीं, बीजेपी अब अफसोस होता है कि गलती की? नहीं, कोई अफसोस नहीं है। जिस टाइम पे बीजेपी उपचुनाव हुआ, रतिया में जमानत जब थी, आदमपुर जीते हम, लोकसभा का उपचुनाव भी जीते, उस टाइम तो हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब चुनाव हुआ, अभी की बात करिए प्रमोद जी, अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या इसके बाद ईमानदारी से कहिए कि लग रहा है कि अरे यार गठबंधन में रहते तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति में होते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, स्थिति बेहतर है, स्ट्रांग होल्ड रहता। नहीं, अभी स्ट्रांग होल्ड है, बिल्कुल हाल है। जब 19 तारीख को कितने सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कम से कम 25 सीट जीत रहे हैं हम। 25 सीट जीत रहे हैं? बिल्कुल। नरोत्तम जी, एक बात बताइए कि ये 25 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, वाजिब भी है क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं और अपने पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अपने पार्टी के लाइन पे बात कर रहे हैं। इनका कहना, उस पर हम कहीं से इनको दोषी नहीं कह सकते। लेकिन क्या अब हजका को इस एग्जिट पोल्स के बाद या महज कुछ घंटों के बाद नतीजे आ जाएंगे, तो क्या ये अफसोस हजका के मन में होगा कि यार जो ऑफर दिया था बीजेपी ने वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? हजका के मन में 100% ये अफसोस रहेगा कि जो भी हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, अगर उस नेगोशिएशन को उस समय हम सिरे चढ़ा लेते तो हमारा आगे आने वाला जो समय था उसके अंदर अपने आप को डेवलप कर सकते थे। लेकिन आज जो है वो उसके पास वो ऑप्शन नहीं है। आज अगर वो 2 या 3 सीट लेके आते हैं और कहते हैं हम किंग मेकर है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो जिस टाइम एग्जिट पोल आ रहे हैं वो लगभग उसके उस पॉइंट 46 पे आ रहे हैं, जो कि उसका मेजोरिटी के लिए चले। अगर उसमें 2, 4, 5 की कमी होती है निर्दलीय, तो निर्दलीय भी आ सकते हैं, निर्दलीय के साथ आ रहे हैं, या कोई और ऑप्शन तस्वीर कुछ भी बन सकती है। लेकिन हजका पार्टी का इस इलेक्शन के बाद अस्तित्व खतरे में है। उनको सर्वाइवल करना पड़ेगा, जनता के अंदर जाना पड़ेगा, काडर बेस बनाना पड़ेगा। काफी समय से वो बीजेपी के साथ लगे हुए थे, बीजेपी का काडर भी उनके साथ लगा हुआ था। वो एक अलग चीज है कि किस विधानसभाओं में कितना था। अब इन सारी चीजों को देखकर तो ये लगता है कि 45 का जो इनका विधानसभाओं का बंटवारा हुआ था, तो शायद हजका के पास उस समय नहीं था। बीजेपी ने इसको स्थिति को लोकसभा चुनाव के बाद भली भांति परखा, समझकर उन्होंने जो इनका कार्ड खेल रहे थे उस कार्ड को भी इनसे हाथ से ले लिया और साथ के साथ गठबंधन को भी नकार दिया।
और गठबंधन नकारने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ना लेते हुए इन्हीं के ऊपर डाली कि भाई कुलदीप बिश्नोई जी नहीं चाह रहे। हाँ कुलदीप जी, एक बात बताइए कि ये जो तस्वीर अब बन रही है, हम बात करें कि क्या हजका को इस वक्त अफसोस हो रहा होगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए था वगैरह वगैरह। जिस वक्त ये गठबंधन टूटा था, क्या उस वक्त हजका ने जल्दबाजी में या निराशा में गठबंधन तोड़ दिया था, क्या क्या था? क्योंकि उस वक्त भी जब इन्होंने गठबंधन तोड़ा था तो क्या बीजेपी की उस वक्त जो लहर थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी जिससे इनको लगा हो कि भाई ये ऐसा भी कुछ हो सकता है जो एग्जिट पोल्स अभी दिखा रहे हैं, या उनको उस वक्त लगा हो कि हम अकेले किंग की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश तो कर ही सकते हैं? कुमार जी, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे विश्लेषण थोड़ा सा हट के कर रहे हैं। देखिए क्या है कि लोकसभा चुनाव से पहले तस्वीर कुछ और थी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कहीं ना कहीं संशय में थी कि हम पूर्ण बहुमत लेके आएंगे, 180 लेके आएंगे, 200 लेके आएंगे, क्या रहेंगे। उसके बाद परिस्थितियां क्या बनी कि जब एनडीए और बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ आई तो अचानक से उन्हें लगा कि उनके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है हथियाने के लिए। हम जो बात कर रहे हैं कि हरियाणा जनतांत्रिक कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ा, मुझे लगता है कि हम उनके साथ थोड़ा सा अन्याय कर रहे हैं। परिस्थितियां उस किस्म की बना दी गई कि उन्हें खुद ब खुद गठबंधन तोड़ना पड़ा। नहीं ठीक है, देखिए कांग्रेस जो माफ कीजिएगा भाजपा जो है, अमित शाह एक बहुत एक्सपर्ट हैं चुनावी गणित के अंदर। उन्हें पता था कि अगर हम हजनका के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाट वोटर हमसे खिसकेगा, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी। क्योंकि देखिए आप बहुत नजदीक तक ले आए थे वो चुनाव के, बहुत नजदीक तक उनको समय दिया जा रहा था, बातें नहीं की जा रही थी। उसके बावजूद जो है कुलदीप लगे हुए थे उनके पीछे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब कोई फायदा नहीं है तो तब जाके उन्होंने खुद ही पहल करी। तो आपको और लगता है ये कि बीजेपी का एक बीजेपी का ये गेम था, बीजेपी का गेम था जो कामयाब रहा। दूसरा मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह की पॉलिटिक्स कुलदीप करते हैं उस तरह की पॉलिटिक्स आज नहीं हो सकती। वो मुझे लगता है कि मोर लाइक ए कॉर्पोरेट पर्सन है, वो एक पॉलिटिशियन नहीं है। वो खूब मेहनत करते हैं, ट्रैक्टर यात्रा भी निकालते हैं, लेकिन उनकी जो छवि है, उनका जो एक स्टाइल है, वो एक कॉर्पोरेट लीडर का ज्यादा है बजाय कि एक पॉलिटिकल लीडर की। तो यहां पे भी मुझे लगता है कि एक मास लीडर की जो एक अपेक्षा की जाती है, क्योंकि हम ना भूले कि उनके साथ चौधरी भजन लाल की एक लेगेसी है जो हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उस विरासत को मुझे लगता है कि ये दोनों भाई जो हैं संभालने में थोड़े से असफल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट है, आज देखिए एक बहुत अच्छे तरीके से लोग कामयाब हो सकते हैं अगर ये पॉलिटिक्स को मास बेस कर दे। लेकिन ये लोग चुनाव जब होते हैं तभी उसके 1-2 साल पहले निकल के आते, उससे पहले नदादर रहते हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता कि कामयाब हो पाती है। पॉलिटिक्स अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए ग्राउंड में जाना पड़ता है, कार्यकर्ता बनाने पड़ते हैं, लोगों के सुख दुख के हाल जानने पड़ते हैं। ये जो तेवर है, जो हम वापस अपने मुद्दे पे कराएं, तो ये जो तेवर है, ये अगर हम कुलदीप के तेवर की एक बार बात कर ले आखिरी, तो तेवर नरम पड़ने का फायदा हुआ, नुकसान होगा, क्या होगा? देखिए उन्हें अपनी पॉलिटिकल रियलिटी पता है, वो जानते हैं कि मैं किस जगह पे खड़ा हूं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और चुनाव से पहले उनका 100% वो सही थे, कहीं ना कहीं कैंपेनिंग कर रहे थे, दावा कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी जमीनी हकीकत बहुत बेहतर तरीके से पता है कि वेयर आई स्टैंड। और जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, मतदान शुरू हुआ, उसके 2 घंटे के बाद इस तरह का बयान आना बहुत स्वाभाविक था। ठीक है भटनागर साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे, रिएक्शन चाहूंगा कि जिस तरह से अब तस्वीर दोनों राज्यों में बदलती नजर आ रही है, वो लोग जो अब तक हथियार लिए एक दूसरे के आमने सामने सियासी दुश्मनों की तरह खड़े रहे, शब्द बाण चलाते रहे, एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहे, निशाना साधते रहे, अब उनके हथियार कुंद होने लगे हैं, धार कमजोर होने लगी है, शब्द जो है अब उतने तीखे नहीं रह गए, प्यार मोहब्बत की भाषा का इस्तेमाल होने लगा, एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ने लग गई है। तो क्या दिखाता है ये कि अब जो असेंबली आने वाली है दोनों ही राज्यों में, उसके लिए बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आसपास मंडराती नजर आएंगी? ऐसा है, अब विधानसभा चुनाव की जो महाभारत चल रही थी उसके अंदर अब हथियारों की जरूरत नहीं है, इसलिए हथियार कुंद पड़ते जा रहे हैं और उन्होंने वापस उनको अपने अपने म्यानों में तलवारों को रख लिया है। अब उनको लग रहा है कि किसी तरह से भी हम सरकारों में मिलकर आसपास रहकर और एक कॉम्बिनेशन बनाकर अगर हम इस तरह के कार्य को करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को गुंजाइश कुछ बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी, एक संक्षेप में 10 सेकंड का वक्त है हमारे पास, एक जवाब चाहूंगा आपसे कि इस बयान के बाद हजका अब अपने आप को कहां देखती है? क्या
जो एनालिसिस है, जो एग्जिट पोल्स है, उसके हिसाब से 2-3 सीटें जो आपको मिल रही हैं, क्या आप उसमें विश्वास करते हैं या आपको लग रहा है कि 10 सीटों तक पहुंच जाएंगे? नहीं, हम मैं विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी। कितनी सीटें? कम से कम 25 सीटों तक का मामला है। 25 सीटें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो पूरी की पूरी सियासी तस्वीर की हम जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दोनों जगह तस्वीर बदलती नजर आ रही है। दोनों जगह ऐसा लग रहा है कि जो अब तक दुश्मनों की तरह एक दूसरे से बिहेव कर रहे थे, उनके तेवर जो है तल्ख नहीं रहे, उनके तेवर जो है वो नरम पड़ गए। कैप्टन अजय यादव भी कांग्रेस के इतने सीनियर नेता हैं, 6 बार लगातार विधायक रहे, उनके तेवर अगर नरम पड़ गए तो आप समझ सकते हैं कि सियासत हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह किस तरफ जा रही है। बाकी सियासत की तस्वीर जो है उसमें रंग 19 तारीख को जरूर भर जाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।